हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम कॉर्पोरेट टैक्स की यूनिट 4 को कंप्लीट कर लेंगे और तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी यूनिट 4 में जो है असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस है और इसके अलावा डबल टैक्सेशन रिलीफ है। तो मैं दोनों ही टॉपिक आपको करा दूंगी। दोनों में से कोई भी अगर आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर ये आता है। और कंप्लीट स्टॉपेज, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑफ बिजनेस क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है ना वो बंद हो गया है ना। द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। कि आपने कोई भी बिजनेस है उसकी सारी एक्टिविटीज़ को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया तो वो डिसकंटिन्यूएशन होगा। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप है, मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, तो दोनों में से एक या तो उसकी डेथ हो जाए या वो कहीं चला जाए तो भी वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप और बिजनेस जो है वो कहलाएगा। सो द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशन। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? ये जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है, अ बिजनेस शैल डीम्ड टू बी क्लोज्ड। एक बिजनेस को बंद हुआ माना जाएगा किस सिचुएशन में? अगर मान लो कि भाई उसका कोई पार्टनर चला गया या फिर कोई भी कंडीशन थी तो भी उसको बंद हुआ माना जाएगा, चाहे बेशक से हमने सिमिलर नेचर का दूसरा बिजनेस खोल लिया हो और पार्टनर्स के साथ, नए पार्टनर के साथ, लेकिन पहला पार्टनर मान लो चला गया तो भी वो बिजनेस बंद हुआ माना जाएगा। जॉइंट फैमिली बिजनेस है, मतलब फॉर एग्जांपल संयुक्त परिवार या फिर हम HUF बोल सकते हैं इसको। तो उसमें अगर वो बिजनेस है उसका डिवीज़न हो गया, मतलब बट गया वो बिजनेस अलग अलग ब्रांचेज में, है ना। यानी एक फैमिली थी, उसमें 4-5 मेंबर थे और पहले वो एक साथ करते थे बिजनेस, लेकिन अब अलग अलग करने लग गए। तो यानी उस अलग अलग ब्रांचेज में वो बट गया तो भी वो पहले वाला बिजनेस जो है वो क्लोज हुआ माना जाएगा, क्योंकि अब नया बिजनेस खुल चुका है। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनरशिप एक्टिविटी करना बंद हो गई है, मतलब हम पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, तो वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है यानी वो जो बिजनेस है वो भी डीम्ड टू बी क्लोज्ड माना जाएगा। प्रोफेशनल फॉर्म है और उसमें कोई पार्टनर है, वो फॉर्म को छोड़ के चला जाता है तो भी वो बिजनेस जो है बंद हुआ माना जाएगा। तो ये थी कुछ कंडीशन कि बिजनेस को कब हम मानेंगे कि भाई वो बंद हो चुका है। अब उसके ऊपर टैक्स की असेसमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं। असेसमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, है ना। तो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल कोई फर्म है और वो क्लोज होगी यानी बंद होगी, तो जो उसका असेसमेंट ईयर है उसके बेस पे उस पे टैक्स लगता है। जो कर निर्धारण वर्ष होता है उसके बेस पे उस पे टैक्स लगता है। टैक्स असेसिंग ऑफिसर उस पे टैक्स लगाएगा। और एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू द असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल टैक्स लगना है असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो ईयर होता है प्रीवियस ईयर, उसकी डेट से लेकर जब वो बिज़नेस क्लोज हुआ है तब तक की डेट की जो इनकम हुई है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू द असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है उसकी डेट से लेकर जब बिज़नेस क्लोज हुआ है उस डेट तक जो बिज़नेस में जो इनकम हुई है उस पर टैक्स लगेगा। असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करेगा तो वो जो असेसमेंट पीरियड होना चाहिए वो 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने का होता है। तो 12 महीने की इनकम जो होगी उसी पे टैक्स लगेगा, 12 महीने से ज़्यादा की इनकम पे नहीं लगेगा। सो पीरियड डजेंट एक्सीडिंग 12 मंथ। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सच बिजनेस, ये बिजनेस है बंद हो चुका है लेकिन बंद होने के बाद हमें कोई इनकम मिल रही है और वो इनकम जो है वो टैक्स पेयर की इनकम है, बट हम उसको टैक्स पेयर की इनकम मानेंगे। जैसे कि पहले अगर वो मिलती तो उसको मानते, लेकिन इसको कौन सी इनकम माना जाएगा? इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट रिसीव्ड, जिस साल ये रिसीव हुई है उस साल की इनकम माना जाएगा। तो इसमें तो यही दे रखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा था कि भाई जिस साल इनकम मिली है ना उस साल की इनकम माना जाएगा। अगर आपने टैक्स वैक्स लगा दिया 2019 पे और 20 में रिसीव हुई तो 20 की मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 90 में उस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा 19 में टैक्स। ओके।
असेसमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट और दैट ऑफ अ पर्सन कैरिंग प्रोफेशन, कोई बंदा है प्रोफेशन कर रहा है और दो या दो से ज़्यादा बंदे लगे हुए हैं और उनमें से एक रिटायर हो जाता है या फिर एक की डेथ हो जाती है, और उसके बाद अगर हमें जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया उसके बाद हमें इनकम रिसीव हो रही है तो फिर वो जो इनकम होगी उसको रिसिपेंट की इनकम माना जाएगा, और जैसे पहले टैक्स लगता है वैसे ही टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो बंदे थे और दो में से एक छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया या फिर डेथ हो गई, तो दूसरे बंदे को मिलेगी इनकम, तो फिर उसे उस दूसरे बंदे की इनकम माना जाएगा, और जैसे कि पहले उस पर टैक्स लगता है वैसे ही टैक्स लगाया जाएगा। सेंड इन्फॉर्मेशन टू असेसमेंट अथॉरिटी। अब जब टैक्स वगैरह का हो गया कि हमें किस पे कैसे टैक्स लगाना है, क्या कुछ करना है, उसके बाद अब क्योंकि बिजनेस क्लोज हो चुका है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम किसको भेजेंगे, असेसमेंट अथॉरिटी को भेजेंगे विद 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, यानी जब बिजनेस बंद हुआ है ना उसके 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाए, तो सेक्शन 272 ए के अकॉर्डिंग हमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जो कि 100 पर डे होगा, यानी हर दिन के 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो मतलब असेसमेंट अथॉरिटी हमारे ऊपर लगा देगी, जो कर निर्धारण अधिकारी होते हैं वो, कि भाई टैक्स पे करो, वो अब पेनल्टी पे करो, फ़ाइन पे करो, ठीक है। फिर है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। इसके साथ साथ हमें रिटर्न भी भेजनी होती है ना, फर्निश करनी होती है रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, कि भाई उसमें दे रखा होगा जो भी आपकी जो भी आपके फाइल वगैरह कुछ होती है रिटर्न के रिगार्डिंग, तो उसमें दे रखा होता है कि इतने दिन के अंदर अंदर रिटर्न पे करो, तो उतने दिन के अंदर अंदर रिटर्न हमें फर्निश करनी पड़ेगी, लेकिन वो 7 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न हमने जो है वो फर्निश कर देनी है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और AOI, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, अगर वो डिसकंटिन्यूड हो जाए तो फिर उसको कैसे एसेस करेंगे, मतलब उसके ऊपर कैसे हम टैक्स लगाएंगे। ऐसे मान लेंगे कि जैसे ये कभी बंद हुई ही नहीं थी और उस पर भी अगर कोई कुछ दिक्कत हो, जैसे कि यहाँ पे था, है ना, वैसे ही अगर यहाँ पे भी कुछ हो, तो कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उन पे जो है फ़ाइन लग जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई बिजनेस है और वो जब बंद नहीं हुआ था, मतलब क्लोज नहीं हुआ था, उससे पहले टैक्स प्रोसीडिंग चल रही थी, मतलब कार्यवाही चल रही थी किसी के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी, कोई उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा और ना ही कोई फ्रेश नोटिस निकाला जाएगा। तो ये था हमारा डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड, जो कि 16 मार्क्स में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ, जिसके बाद हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो डबल टैक्सेशन रिलीफ, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डबल टैक्सेशन होता क्या है। डबल टैक्सेशन क्या होता है कि आप जो है ना 2 कंट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर एक कंट्री और एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये आप हो जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट की जितनी भी कंडीशन होती है ना, इसने वो सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना रेजिडेंट की कंडीशन, तो इस बंदे ने रेजिडेंट की सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है और ये इंडिया का रेजिडेंट फिक्स हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो बंदा है वो बिजनेस और कहाँ करता है, फॉरेन कंट्री में करता है, रहता भी वही है, लेकिन इंडिया में जैसे आता जाता रहता है, जैसे प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो इंडिया में रहा हो, है ना, ये कंडीशन मान लेते हैं कि वो फुलफिल कर रहा है और उसको सैलरी जो है वो इंडिया में ही रिसीव हो रही है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ रहता है ना और बेशक से सैलरी यहाँ रिसीव हो रही हो, तो उसको यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ भी, मतलब डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इससे तो यही प्रॉब्लम में पड़ गया, डबल डबल टैक्स पे क्यों करे, इनकम तो उसको एक बार मिल रही है, टैक्स डबल वो पे कर रहा है, तो इससे उसको छूट चाहिए, रिलीफ चाहिए। रिलीफ के लिए ये बनाया गया डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो कि सेक्शन 90 और 91 के अंडर आता है। इसके लिए उसको इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, DTAA, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि भाई मैं डबल टैक्स को अवॉइड करना चाहता हूँ और मैं एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अब देखो, रिलीफ जो है 2 टाइप की होती है, बिलैटरल रिलीफ और यूनिलैटरल रिलीफ। बिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 90 के अंदर आती है और यूनिलैटरल रिलीफ जो है 91 के अंदर आती है। ये जो है डबल टैक्सेशन कौन सा है, रिलीफ से रिलेटेड है, अवॉइडेंस से रिलेटेड है और ये रिलीफ से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है। तो चलो, जो आपका बिलैटरल रिलीफ होती है ना, इसमें एक कंट्री दूसरी जो फॉरेन कंट्री है, जैसे हमारी इंडियन कंट्री होगी और एक फॉरेन कंट्री होगी,
तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाते हैं, यानी DTAA हो जाता है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। लेकिन जो यूनिलैटरल रिलीफ होता है ना, उसमें ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ और ही होता है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बिलैटरल रिलीफ कर रहे हैं तो उसके अंदर दो मेथड आते हैं, एक तो एग्जाम्पशन मेथड और एक टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जाम्पशन मेथड में आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी जो है टैक्स, कि भाई आपको एक जगह पे करना पड़ेगा, एक जगह पे नहीं करना पड़ेगा, एक जगह एग्जाम्प्ट हो जाएगी, है ना, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। टैक्स क्रेडिट में दोनों जगह आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, फॉरेन में भी और इंडिया में भी, लेकिन आपको फॉरेन में टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इससे क्या है, उस टैक्स की कुछ हद तक जो है राहत मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलीफ अंडर सेक्शन 90 एंड 90A, और नेक्स्ट है रिलीफ अंडर सेक्शन 91। वैसे 91 पेपर में पूछा जाता है, बट क्योंकि 91 का टॉपिक थोड़ा कम होता है तो हम 90 और 90A को भी वहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, तो सिलेबस में भी ये आया हुआ है। 90 और 90A के अंदर रिलीफ के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कि वो जो कंपनी या वो जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब इंडियन रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज़ दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच में DTAA। और कौन किसी अगर तो दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट है तो सेक्शन 90 लागू हो जाएगा, और अगर स्पेसिफाइड एसोसिएशन के बीच में एग्रीमेंट है, एक कंट्री हो और दूसरा स्पेसिफाइड एसोसिएशन हो, तो सेक्शन 90A लागू हो जाएगा। अब एग्रीमेंट जो है वो किस लिए होता है, ताकि आपको रिलीफ मिल सके दो कंट्रीज़ के बीच में, इसीलिए होगा ना, ताकि आपको डबल टैक्सेशन अवॉइड आप कर सकूँ, ताकि इसमें जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम, ताकि अगर कोई भी बंदा भी अवॉइड कर रहा है टैक्स को या फिर टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसको पहचाना जा सके और इन्वेस्टिगेशन करी जा सके इसके रिगार्डिंग, और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स हो सके, इसलिए एग्रीमेंट होता है। अब इसके कुछ एक स्टेप है कि क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले अगर सेक्शन 90 या फिर 90A के अंडर आपको मिल रही है टैक्स रिलीफ, जो कि कौन सी है, बिलैटरल रिलीफ है, तो उसमें आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप ग्लोबल इनकम कंप्यूट करोगे, मतलब इंडिया की इनकम और फॉरेन की इनकम दोनों का टोटल करोगे ग्लोबली, ठीक है, जोड़ लिया आपने या फिर निकाल लिया आपने। फिर उसके बाद क्या करोगे, टैक्स निकालोगे कि ये जो इनकम है इन पे टैक्स कितना कितना लग सकता है, फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितनी हो सकती है इन पे, टैक्स निकाल लिया, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब उसके बाद कोई अमाउंट आप कंप्यूट करोगे, वो अमाउंट ना ये फिक्स कर लेती है इंडियन और फॉरेन कंपनी की, इतनी अमाउंट या इतना परसेंटेज जो है हम फिक्स कर लेते हैं। तो वो अमाउंट आप कंप्यूट करोगे और उसको एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है आपका उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें फॉरेन इनकम भी इंक्लूड होगी, ये जो अमाउंट है इसमें, ठीक है, इंडियन प्लस फॉरेन दोनों का मिक्सचर होगा ये अमाउंट, मतलब ऐसा कुछ हम करेंगे, वो आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो ये अमाउंट आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, उस पर टैक्स पे करना होगा आपको, मतलब वो आपका रियल टैक्स पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये था 90 और 90A। उसके बाद देख लेते हैं 91, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। तो फर्स्ट तो वही कि इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें ना कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं ना, यूनिलैटरल रिलीफ में ये नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, और ये जो है वॉलेंट्री इंडिया ही देती है ये रिलीफ, सिर्फ इंडिया देती है ये रिलीफ, मतलब दो कंट्री का मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता, इंडिया ही देती है इसको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितना टैक्स पे करना है इंडिया में उसको कैलकुलेट करेंगे, इंडियन और फॉरेन टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों में से जो लोअर टैक्स रेट आएगी ना इंडियन या फॉरेन में से, तो जो मान लेते हैं कि लोअर आ गई इंडिया वाली, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डबल टैक्स इनकम, जो डबल हमारी इनकम टैक्स लगना था, जिस इनकम पे हमारा टैक्स लगना था डबल टैक्स, तो उस इनकम को इस लोअर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा रिलीफ होगा अंडर सेक्शन 91। सो आपकी जो है ना यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, बड़ी अच्छी बात है ये। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और अपना पेपर जो अच्छे से देना, ओके। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और आपका नेक्स्ट पेपर जिस भी सब्जेक्ट का है, या फिर आपको नेक्स्ट पेपर के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक में कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी किसी भी रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।